मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ईशा खत्री और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। सो पेनक्रियाज जो होता है वो दो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। रिलीज कहाँ से करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। तो वहाँ पर जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से हमें इंसुलिन मिलता है और जो अल्फा सेल्स होते हैं वहाँ से ग्लूकागोन। सो इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। मीन्स अगर वो एलिवेट हो रहा है तो उसको डिक्रीज करता है, और जो ग्लूकागोन होता है वो उसके लेवल को इंक्रीज करता है। सो जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें अगर हम देखें तो तीन टाइप होते हैं इसके, 3 टाइप्स। टाइप 1 जो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। टाइप 2 जो कि हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। और थर्ड हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता है। सो टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, नाम से ही क्लियर है कि मेजर रोल इसमें हमारा इंसुलिन का होगा। अगर बॉडी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से इंसुलिन नहीं बन पा रहा है या फिर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो हमारा टाइप 1 में आएगा। और इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो ऑनसेट है वो चाइल्डहुड में होता है। उसके बाद हमारा आता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? इसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब मेजर रोल यहाँ पर इंसुलिन का नहीं है। इसमें होता क्या है? इसमें रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन की। एज यू नो कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इंसुलिन को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां पर रेजिस्टेंस हो जाती है, वहां से वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाती है, जो इंसुलिन होता है वो एंटर ही नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से फिर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो टाइप 2 में ये। अब टाइप 2 को हम अडल्ट ऑनसेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो ऑनसेट होता है वो अडल्टहुड में होता है। फिर हमारा थर्ड आता है गेस्टेशनल। गेस्टेशनल जो हमारा डायबिटीज मेलाइटिस है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्लेसेंटा होता है वो काफी हार्मोन्स रिलीज करता है, और उन हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन का लेवल जो है बॉडी में वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से फिर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता है। लेटर स्टेजेस में ये टाइप 2 में चेंज हो जाता है। ओके, सो ये हमारे टाइप्स थे डायबिटीज मेलाइटिस के। अब हमारी आती है इटियोलॉजी। अब जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे कौन कौन से आ सकते हैं? अगर कोई डिसऑर्डर हो गया है जिसमें पेनक्रियाज डैमेज हो गया है और डिस्ट्रक्शन हो गया तो वो तो ऑब्वियस है ही। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं, और कोई डिजीज कंडीशन भी आ सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है क्योंकि हमारे ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? हमारी बॉडी के सेल्स ही हमारे जो ऑर्गन्स है, जो दूसरे फंक्शनल सेल्स है, उनको डैमेज कर देता है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। इंसुलिन डेफिशिएंट हो गया तो उसकी वजह से फिर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज अगर हो रहा है बॉडी में तो इसकी वजह से 2 कंडीशंस होंगी। ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर। ओके, सो अगर ब्लड के अंदर हो रहा है वो, तो हमारा फिर फ्लूइड भी ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज फ्लूइड इन बॉडी, तो उसकी वजह से फिर हम बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाएंगे, और उसकी वजह से फिर हमें बहुत प्यास भी लगेगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम यहाँ बताते हैं। सो अगर फ्लूइड ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर और हम यूरिनेशन बार बार कर रहे हैं तो उस चीज में हमें फिर थर्स्ट फील होगा, और उस थर्स्ट वाली कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीडिप्सिया। सो दिस इज द कंडीशन जिसमें हमें एक्सेसिव थर्स्ट का सेंसेशन होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा हो गई है और उसकी वजह से बार बार हम यूरिनेशन हो रहा है, तो इस वजह से। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा है तो फिर स्टारवेशन होगी सेल्स के अंदर, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एक एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स होता है हमारे सेल्स के लिए। तो अब वो वाला ग्लूकोज तो वहां पे तो है ही नहीं, तो वो डिक्रीज हो रहा है वहां पे सेल्स के अंदर। फिर स्टारवेशन हो रही है तो मतलब ऑब्वियस है बॉडी के अंदर ही स्टारवेशन हो रही है, तो फिर उसमें होगा क्या? स्टारवेशन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज स्टारवेशन, और उस कंडीशन को फिर हम बोलेंगे हंगर बहुत ज्यादा हो गया है पेशेंट के अंदर, और उस कंडीशन का प्रॉपर नाम हो जाएगा पॉलीफेजिया।
सो पॉलीफेजिया का मतलब है कि हंगर बहुत ज़्यादा हो गई है पेशेंट के अंदर। पॉलीडिप्सिया का मतलब है कि उसको थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा है पेशेंट को। अब अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो मेनली इसमें 3 जो मेन साइन एंड सिम्टम्स हमें शो होते हैं वो यही होते हैं। एक तो पॉलीडिप्सिया, एक पॉलीफेजिया और हमारा आता है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब आई गेस आपको पता होगा, एक्सेसिव यूरिन। एक और कंडीशन होती है ग्लूकोज यूरिया, जिसमें हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। सो हमारे जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है वो यही है। इसमें और क्या होता है, वेट लॉस हो सकता है पेशेंट का, फटीग, और उसको लेथार्जिक भी हो सकता है पेशेंट, वीकनेस भी हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, और बहुत सारे कंडीशंस होती है। जैसे आपको पता है, देखा भी होगा कि जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर उनको कोई भी इंजरी हो जाती है तो जो उनका वूंड हीलिंग होता है प्रोसेस, वो बहुत ही स्लो होता है। बहुत लेट जाकर वो उसको कॉप अप कर पाते हैं, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग, और मतलब वो अच्छे से बहुत लेट में ठीक होता है। तो जो वुंड हीलिंग है वो डायबिटिक पेशेंट में बहुत लेट होती है, और इसमें हमारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, इरिटेबिलिटी। सो ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे डायबिटीज मेलाइटिस के। अब हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मोस्टली हर पार्ट में, हम हर डिजीज में यही होता है कि हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। फैमिली हिस्ट्री क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर फैमिली में पहले ये डिजीज किसी को हुई है, तो पेरेंट्स को हुई है तो ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर ही होगा वो। सो फैमिली हिस्ट्री हम लेंगे, और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एस्टिमेशन, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करेंगे। जो हमारे मेन सिम्टम्स थे, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, इनको हम ऑब्जर्व करेंगे। और इसमें हम यूरिन टेस्ट करेंगे, ग्लूकोज यूरिया के लिए हम यूरिन टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करेंगे कि कितना हमारे इसमें, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, और हीमोग्लोबिन ALC1 लेवल चेक करेंगे। ये क्या होता है हीमोग्लोबिन? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। देखो, हीमोग्लोबिन ALC1। इसमें क्या होता है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे RBC के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो अटैच हो गया है हीमोग्लोबिन के साथ। इस कंडीशन को हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इस कंडीशन का हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा, इस कंडीशन से हमें मोस्ट पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के साथ कितना मतलब अटैच्ड है, और इसमें कुछ वो होता है कि कितने टाइम से, मतलब स्पैन ज़्यादा ही होता है इसका। और इसके बाद हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज करेंगे, ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज, और ये जितने भी टेस्ट होते हैं ये सारे हम करेंगे। प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये हमें सबको, इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली हम 8 आवर्स तक पेशेंट को कुछ भी नहीं देते हैं, ना कुछ खाने के लिए देते हैं, ना कुछ पीने के लिए देते हैं। और उसके बाद उनका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसमें हम नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं, और जो एलिवेटेड वैल्यूज है वो देखते हैं। नॉर्मल वैल्यूज की अगर हम बात करें तो जो हमारा फास्टिंग के टाइम पे जो नॉर्मल वैल्यूज होती है ना, उसमें हमारा जो प्लाज्मा ग्लूकोज होता है वो हमारा लोअर होता है, कितने से ज़्यादा, 126 mg/dl, ये हमारा वैल्यू होती है। अगर इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो डायबिटिक पेशेंट आ जाएगा, मतलब इसके अराउंड और इससे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट आ जाता है। उसके बाद प्लाज्मा ग्लूकोज, वो हमारा 200 mg/dl से ज़्यादा अगर है तो वो भी एक कंडीशन हमारी डायबिटीज़ की हो जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया और ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ये सारे हमारे सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटिस के। उसके बाद हमारी जो आती है वो होती है मैनेजमेंट में। अब हमें पता है कि ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है और इसमें इंसुलिन का मेजर रोल है। अब अगर हम पेशेंट को, और हम बच्चों की बात करें तो उनमें हम ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे सकते, तो जो हमारे पेशेंट हैं वहाँ पर मैनेजमेंट में हम सबसे मेजर यहाँ पर हमारी ट्रीटमेंट होगी वो होगी इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी क्यों होगी? क्योंकि इंसुलिन अंदर तो बन नहीं रहा है बॉडी के, तो हमें बाहर से उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा पेशेंट को। तो इंसुलिन इंसुलिन की भी अलग अलग वो होती है,
मतलब इनका ऑनसेट और इनकी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं इंसुलिन। सो इंसुलिन के मेजर 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स उसके कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है रैपिड एक्टिंग, एक हमारा होता है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब ये किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है कि इनका ऑनसेट कितना होता है और इनका ड्यूरेशन कितना होता है। तो जो हमारा रैपिड एक्टिंग होता है, इसका जो ऑनसेट होता है वो 5 to 15 मिनट्स का होता है। 5 to 15 मिनट्स में इसका ऑनसेट हो जाता है और इसका ड्यूरेशन फिर चलता है 5 आवर्स तक। ये रैपिड एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑनसेट जो होता है वो 20 to 60 मिनट्स का होता है। 20 to 60 मिनट्स तक इसका ऑनसेट होता है और फिर इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 to 8 आवर्स तक होता है। जो इंटरमीडिएट होता है ये हमारा 2 to 4 आवर्स का इसका ऑनसेट होता है और इसके बाद इसका जो इफेक्ट होता है वो 10 to 18 आवर्स का होता है। लॉन्ग एक्टिंग के लिए अगर हम ऑनसेट की बात करें तो फिर 3 to 5 आवर्स इसका ऑनसेट हो जाएगा और इसका जो एक्शन है वो 18 to 24 आवर्स तक का हो जाएगा। तो जो इंसुलिन थेरेपी है उसमें हम जो कंडीशंस होती है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कौन से वाला इंसुलिन दे रहे हैं, कौन से टाइप का इंसुलिन हम इसमें दे रहे हैं। अब ह्यूमन इंसुलिन मोस्टली जो क्लिनिशियंस होते हैं वो प्रेफर करते हैं ह्यूमन इंसुलिन देने का। और अब इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो उसकी अलग अलग साइट्स होती हैं और अलग अलग इसको देने के वो होते हैं मेथड्स होते हैं। तो साइट्स कौन कौन सी होती है इंसुलिन का? अब इंजेक्शन भी होता है इंसुलिन का, जेट्स भी होते हैं और पेंसिल इंसुलिन भी होता है। बहुत टाइप के होते हैं इंसुलिन भी। सो अब उसको देने की जो साइट्स होती हैं, साइट्स हमारी एब्डोमेन के ऊपर भी हो सकती है, हमारे थाइज के ऊपर भी देते हैं, बटॉक्स के ऊपर भी देते हैं, बटक्स उसके ऊपर भी देते हैं और हमारे आर्म्स पे भी देते हैं। तो इंसुलिन की जो साइट्स होती हैं वो हमारे आर्म्स पे भी होती है, बटक्स पे भी होती है और हमारे थाइज पे भी, लेग्स और हमारे एब्डोमेन पे भी होती है। ओके, अब जो टेक्निक होती है मतलब मेथड्स होते हैं जहाँ से हम जैसे इंसुलिन हम देते हैं, पेन्स भी आते हैं, जेट इंजेक्टर्स आते हैं, इंसुलिन पंप आते हैं और ओरल एंटी डायबिटिक्स भी आती है। मैं ओरल एंटी डायबिटिक्स का आपके पास एक इमेज भेज दूंगी ग्रुप पे, तो वहाँ से आप देख लेना। और सबक्यूटेनियसली हम ये सारे इंजेक्शंस देते हैं। अब इंसुलिन थेरेपी के बाद हमारा मेन रोल क्या होता है? इंसुलिन थेरेपी में जो मेन रोल होता है एक नर्स का, वो ये होता है कि वो पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपर एजुकेशन दे कि वो खुद से इंसुलिन को कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए मेन वहाँ पर रोल नर्स का आ जाता है कि वो उनको नॉलेज प्रोवाइड करें। उसके बाद हमारे आता है ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे होगा हमारा? ग्लूकोज मॉनिटरिंग ग्लूकोमीटर का यूज़ करके। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मैनेजमेंट के अंदर, और इसमें भी जो नर्स का रोल है वो यही है कि वो पेशेंट को और उसकी फैमिली को एजुकेशन प्रोवाइड करे इस चीज़ को लेकर कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा आता है डाइट। डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में हम मेडिसिन्स जो है वो काम नहीं कर पाते। अब इंसुलिन कहाँ तक देंगे? इंसुलिन अगर टाइप 2 है तो उसमें हम मील्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और फिर जो मेडिसिन्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि टाइप 2 में इंसुलिन का बहुत ही कम रोल होता है। तो वहाँ पर हम मील प्लानिंग करेंगे। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो मेनली क्या कहते हैं कि 3 मील्स और 3 स्नैक्स ये पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड पेशेंट के लिए, जिसके अंदर हमारा 55% तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, 55% कार्बोहाइड्रेट होता है और हमारा 30% फैट होता है और 15% हमारा प्रोटीन होता है। तो ये सारी डाइट पेशेंट को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने 6 कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं, आपकी बुक में दे रखी हैं, आप एक बार उनको चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होगा? एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो यूज होगा, लेकिन वो हम ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट ऑल्सो अलाउड। एक नॉर्मल एक्सरसाइज, हेल्दी एक्सरसाइज विद हेल्दी फूड, ये हमारी इसमें मैनेजमेंट हो जाती है। उसके बाद फैमिली को एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को अगर नहीं पता है तो फिर जो मैनेजमेंट है वो पूरी नहीं होती है। तो फैमिली मेम्बर्स को मैनेजमेंट बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर उनको एडवाइस करे, प्रॉपर उनको नॉलेज प्रोवाइड करे और हर एक प्रोसीजर
प्रोसीजर उनको प्रॉपर करके दिखाए कि ये प्रोसीजर इस तरह से होगा जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं, और उनको एनकरेज करें कि वो रेगुलर चेकअप और मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे आकर अपना चेकअप कराएं, जिससे आगे कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर हम इन डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, वो माइक्रोवेस्कुलर भी हो सकती है और मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रो मतलब जो हमारे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उनका जो कॉम्प्लिकेशन होएगा, और अगर हम बात करें मैक्रो की तो जो बड़े वाले ब्लड वेसल्स होंगे। तो माइक्रोवेस्कुलर्स में हम क्या बात कर सकते हैं, इसमें हमारे इस्चमिक हार्ट डिजीज हो सकता है, नहीं ये मैक्रो के हैं सॉरी। तो इस्चमिक हार्ट डिजीज, हमारा पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज और हमारा स्ट्रोक, ये सारे हमारे मैक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं। और अगर हम माइक्रो की बात करें तो इसमें हम जो मेन देखने को मिलता है वो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी क्या होती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे रेटिना को सप्लाई करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं आई के अंदर, तो डायबिटिक रेटिनो आइडोपैथी देखने को मिल सकता है। और इसमें हमारे कौन से, हमारा जो विजन है वो डिक्रीज हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है जिसमें हमारी किडनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, स्किन डैमेज हो सकती है, और डायबिटिक फूट। ये हमारे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि हमारे डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में अगर हो सकते हैं। अब हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में यही होता है कि हमें पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है और उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, पेशेंट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना होता है, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी के अंदर वो मेंटेन करके रखना होता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, और उसका प्रॉपर जो डाइट होती है वो, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, वो सब मेंटेनेंस जो है वो नर्स का रोल होता है। उसके बाद पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना, और सारा जो जितना भी पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं और जो भी मेडिसिन्स हैं वो सब पेशेंट के जो उसके साथ जो आए उन सबको प्रॉपर बताना। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आप में से किसी को कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू।